तो दोस्तों स्प्लिंटर डेड वॉच कर ये एक बेहतरीन एक तरह से सीरीज हमें इस सप्ताह नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल रही है। ये एक तरह से इसी नाम के वीडियो गेम पर एक तरह से आधारित आप एक तरह से बोल सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। स्प्लिंटर सेल डेथवॉच डेरेक कोलस्टेड द्वारा निर्मित एक वयस्क एनिमेटेड एक्शन टेलीविजन सीरीज जिसका प्रीमियर 14 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित यह सीरीज यूबीसॉफ्ट फिल्म एंड टेलीविजन द्वारा निर्मित और एफओएसटी स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड है। लिव श्रेइबर ने सीरीज के नायक सैम फिशर की आवाज दी है। आवाज कलाकार और पात्र लिव श्रेइबर, सैम फिशर, फोर्थ इकेलॉन के फील्ड कमांडर, अमेरिकी सरकार की एक गुप्त इकाई जो आतंकवाद विरोधी गुप्त अभियानों में विशेषज्ञता रखती है, किर्बी जिनिया मैककेना के रूप में जेनेट वर्नी, अन्ना ग्रिम्सडॉटिर, फोर्थ एखेलॉन की तकनीकी संचालन अधिकारी, जोएल ओलेट थंडर के रूप में। उत्पादन जुलाई 2020 में यह पता चला कि यूबीसॉफ्ट फिल्म एंड टेलीविजन नेटफ्लिक्स के लिए टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल वीडियो गेम फ्रेंचाइजी का एक एनिमेटेड रूपांतरण विकसित कर रहा था। डेरेक कोलस्टेड को श्रृंखला के मुख्य लेखक के रूप में काम पर रखा गया था, जिसे शुरू में 2 सीजन का ऑर्डर मिला था, लेकिन एक कोलस्टेड ने बाद में कहा कि केवल पहले सीजन को हरी झंडी मिली थी और श्रृंखला को रिलीज होने में कुछ साल लगेंगे। 2 अगस्त 2024 में माइकल आयरनसाइड, जिन्होंने पहले वीडियो गेम्स में सैम फिशर के किरदार को आवाज दी थी, ने कहा कि वह टेलीविजन पर इस किरदार को निभाने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं और लीव श्रेइबर ने यह भूमिका संभाल ली है। 3 अगले महीने इसकी पुष्टि हुई जब नेटफ्लिक्स ने सीरीज का पहला लुक जारी किया और श्रेइबर की कास्टिंग की घोषणा की। एनिमेशन डेनिश, फ्रेंच सन क्रिएचर स्टूडियो और फ्रेंच स्टूडियो फॉस्ट द्वारा प्रदान किया गया था। 4 मुक्त करना इस सीरीज का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 14 अक्टूबर 2025 को हुआ। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल एक्शन एडवेंचर स्टील्थ गेम्स की एक श्रृंखला है, जिनमें से पहला 2002 में जारी किया गया था और उनके टाई इन उपन्यास जो टॉम क्लैंसी द्वारा समर्थित थे। श्रृंखला सैम फिशर का अनुसरण करती है, जो एनएसए के भीतर एक काल्पनिक ब्लैक ऑप्स उपविभाग है, जिसे थर्ड इचेलॉन कहा जाता है क्योंकि वह अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है। स्तर अवास्तविक इंजन का उपयोग करके बनाए जाते हैं और गेमप्ले तत्वों के रूप में प्रकाश और अंधेरे पर जोर देते हैं। श्रृंखला को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया है और इसे कभी यूबीसॉफ्ट की प्रमुख फ्रेंचाइजी में से एक माना जाता था। एक श्रृंखला ने 2008 तक 19 मिलियन यूनिट और 2016 तक 32 मिलियन यूनिट बेची थीं। 2-3 खेल रिलीज समयरेखा 2002 खमाची सेल 2003 2004 पेंडोरा टुमोरो 2005 अराजकता सिद्धांत 2006 अनिवार्यबल एजेंट 2007 2008 2009 2010 दृढ़ विश्वास 2011 क्लासिक ट्रिलॉजी HD 2012 2013 काला सूची में डालना। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल 2002 मुख्य लेख टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल वीडियो गेम। टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल को 2 साल की अवधि में यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल द्वारा विकसित किया गया था, जिसका मूल प्रकाशन माइक्रोसॉफ्ट गेम स्टूडियो 6-7 द्वारा एक्सबॉक्स के लिए एक विशेष शीर्षक के रूप में किया गया था। बाद में 2003 में यूबीसॉफ्ट ने इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, प्लेस्टेशन 2, गेमक्यूब और गेम बॉय एडवांस पर पोर्ट किया। मेटल गियर श्रृंखला से प्रेरित 8, 9, 10 यह एक अनरियल इंजन 2 का उपयोग करता है, जिसे प्रकाश और अंधेरे आधारित गेमप्ले की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया था। टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल पेंडोरा टुमोरो 2004 मुख्य लेख टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल पेंडोरा टुमोरो। पेंडोरा टुमोरो को यूबीसॉफ्ट शंघाई और यूबीसॉफ्ट मिलान द्वारा विकसित किया गया था और इसने श्रृंखला में मल्टीप्लेयर गेमप्ले की शुरुआत की। एकल खिलाड़ी मोड में गेम एआई खिलाड़ी के कौशल स्तर के अनुसार समायोजित हो जाता है। 11
12 श्रृंखला के अन्य खेलों के विपरीत, जो आम तौर पर सूचना आधारित खतरों की ओर झुकते हैं, पेंडोरा टुमारो का कथानक जैविक युद्ध पर केंद्रित है, जिसमें एक इंडोनेशियाई आतंकवादी समूह लोगों को चेचक के वायरस से संक्रमित करने की धमकी देता है। फिशर को दुश्मनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वॉट मोड और सीटी बजाने जैसी नई क्षमताएं भी दी गई है। इसने जासूस बनाम भारे के सैनिकों नामक एक क्रांतिकारी नए ऑनलाइन मोड की भी शुरुआत की, जिसमें एक टीम जासूस टीम पर तीसरे व्यक्ति के नजरिए से खेलेगी। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, कैओस थ्योरी 2005 मुख्य लेख, टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, कैओस थ्योरी। यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल और यूबीसॉफ्ट मिलान ने श्रृंखला के तीसरे गेम, कैओस थ्योरी, के लिए फिर से जिम्मेदारी संभाली। इसमें एक सहकारी मल्टीप्लेयर मोड जोड़ा गया है। 13 मूल रूप से 2004 के पतझड़ में रिलीज होने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके शुरुआती रिलीज मार्च 2005 के अंत में किए गए थे। इस बार संस्करण 2.5 से अनरियल इंजन में भारी बदलाव किए गए थे। गेम में कई नई सुविधाएं शामिल है, जिसमें खिलाड़ी की इन्वेंट्री में एक लड़ाकू चाकू जोड़ना भी शामिल है। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीकों के साथ नक्शे भी अधिक खुले हैं। टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, एसेंशियल्स 2006 मुख्य लेख, टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, एसेंशियल्स। एसेंशियल्स स्प्लिंटर सेल सीरीज को पीएसपी प्लेटफॉर्म पर विस्तारित करता है। फ्लैशबैक मिशनों की एक श्रृंखला के माध्यम से खिलाड़ी फिशर की पिछली कहानी के बारे में और अधिक सीखता है। इस गेम को पिछले संस्करणों की तुलना में कम सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसकी आलोचना नियंत्रण तंत्र और मल्टीप्लेयर मोड को लेकर की गई। टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, डबल एजेंट 2006 मुख्य लेख, टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, डबल एजेंट। श्रृंखला की चौथी किस्त, डबल एजेंट के लिए 2 अलग-अलग संस्करण बनाए गए, एक छठी पीढ़ी के कंसोल और वी के लिए और दूसरा एक्सबॉक्स 360, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और प्लेस्टेशन 3 के लिए। डबल एजेंट में एक ट्रस्ट सिस्टम 14 है, जो खिलाड़ी के सामने नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत करता है। यह श्रृंखला का पहला गेम है जिसमें एक हब जैसा क्षेत्र है, जहां सैम मिशनों के बीच अन्वेषण और उद्देश्य पूरा कर सकता है। यह श्रृंखला का एकमात्र ऐसा गेम भी है जिसके अंत खिलाड़ी के निर्णयों के आधार पर अलग-अलग होते हैं, लेकिन केवल एक अंत को ही कैनन माना जाता है। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, कन्विक्शन 2010 मुख्य लेख, टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, कन्विक्शन। कन्विक्शन की आधिकारिक घोषणा 23 मई 2007 को की गई थी, जब यूबीसॉफ्ट ने गेम का ट्रेलर जारी किया था। गेम 16 नवंबर 2007 को रिलीज होने वाला था। 15 हालांकि, गेम अपनी प्रारंभिक लॉन्च तिथि से चूक गया और 19 मई 2008 को यह बताया गया कि कन्विक्शन आधिकारिक रूप से रोक दिया गया था और गेम को वापस ड्राइंग बोर्ड पर ले जाया गया था। 16 यूबीसॉफ्ट ने घोषणा की कि गेम को 2009 से 10 के वित्तीय वर्ष तक वापस धकेल दिया गया था। E3 2009 में डेवलपर्स ने पुष्टि की कि नया कन्विक्शन 2008 की शुरुआत से विकास में था, यह टिप्पणी करते हुए कि गेमप्ले बहुत विकसित हुआ है और दृश्य दिशा बस बहुत बेहतर है। 17 गेम की रिलीज की तारीख को कई बार पीछे धकेल दिया गया। 18, 19, 20 यूबीसॉफ्ट 5वें गेम को और ज्यादा सुलभ बनाना चाहता था। 21 इसलिए कन्विक्शन को नए मुख्य तत्वों, मार्क एंड एग्जीक्यूट और लास्ट नोन पोजीशन के इर्दगिर्द डिजाइन किया गया, जबकि पिछले गेम्स में मौजूद स्टील्थ तत्वों, जैसे सीटी बजाने, ताला तोड़ने और शव छिपाने की क्षमता, को हटा दिया गया। कन्विक्शन एक कवर सिस्टम का इस्तेमाल करता है और सीरीज में सरल पूछताछ क्रम जोड़ता है। 22 टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, क्लासिक ट्रिलॉजी HD 2011 सितंबर 2011 में प्लेस्टेशन 3 के लिए एक रिमास्टर्ड संकलन पैकेज जारी किया गया, जिसमें श्रृंखला के पहले 3 गेम शामिल थे। ये रिमास्टर्ड संस्करण मूल गेम के PC पोर्ट पर आधारित है। 23 इस संकलन को मेटाक्रिटिक पर
मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिलीं। 24 टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल ब्लैकलिस्ट 2013 मुख्य लेख टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल ब्लैकलिस्ट श्रृंखला की छठी किस्त है जिसे यूबीसॉफ्ट टोरंटो द्वारा विकसित किया गया था और 20 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। ब्लैकलिस्ट में कैओस थ्योरी और कन्विक्शन के गेमप्ले को मिलाने वाली नई विशेषताएं है। श्रृंखला के अनुभवी माइकल आयरनसाइड को सैम फिशर के रूप में उनकी भूमिका में अभिनेता एरिक जॉनसन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। खेल में फिशर को नए फोर्थ इचेलॉन के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक गुप्त इकाई है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को जवाब देती है। उसने एजेंसी के किसी भी अस्तित्व से इनकार किया है और फोर्थ इचेलॉन एक नए आतंकी षड्यंत्र को रोकने के लिए काम कर रहा है, जिसे ब्लैकलिस्ट के रूप में जाना जाता है। फोर्थ इचेलॉन का द्वितीयक उद्देश्य उन सभी ऑपरेशनों को रोकना भी है जिनमें थर्ड इचेलॉन अभी भी चल रहा है। भविष्य स्प्लिंटर सेल के बारे में E3 2017 में यूबीसॉफ्ट के सीईओ यवेस गुइलेमॉट ने कहा, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है कि सभी क्लैंसी गेम्स का ध्यान रखा गया है। बस इस समय हमारे पास काफी काम है। सभी क्लैंसी गेम्स वाकई आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्प्लिंटर सेल को नहीं भूल रहे हैं। 25 बाद में आस्क मी एनीथिंग रेडिट पोस्ट में उन्होंने कहा, इस समय हमारे पास साझा करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन टीमें अलग अलग चीजों पर काम कर रही है, इसलिए और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। 26 मई 2019 में यूबीसॉफ्ट के क्रिएटिव डायरेक्टर जूलियन गेराइटी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर घोषणा की कि एक गेम अभी विकास के चरण में है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल के क्रिएटिव डायरेक्टर रोमन कैम्पोसोरियोला और कार्यकारी निर्माता डैन हे के साथ इस गेम पर काम कर रहे थे। 27 हालांकि बाद में यूबीसॉफ्ट ने इस पर विवाद किया। 28 16 सितंबर 2020 को फेसबुक कनेक्ट पर घोषणा की गई कि इस सीरीज का एक वर्चुअल रियलिटी संस्करण विशेष रूप से ओकुलस वीआर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। इसे रेड स्टॉर्म एंटरटेनमेंट द्वारा विकसित किया जाना था। 29-21 जुलाई 2022 को वीआर स्प्लिंटर सेल गेम को रद्द कर दिया गया। 30 दिसंबर 2021 में यूबीसॉफ्ट ने खुलासा किया कि वे पहले गेम का रीमेक विकसित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2022 में गेम के निर्देशक डेविड ग्रिवेल ने यूबीसॉफ्ट छोड़ दिया। 32 उपन्यास टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल 2004 स्प्लिंटर सेल 33 वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित उपन्यासों की श्रृंखला की पहली किस्त है। इसे रेमंड बेंसन ने डेविड माइकल्स के छद्म नाम से लिखा था। कथानक सैम फिशर पर आधारित है, जो द शैडोज नामक एक आतंकवादी समूह और द शॉप नामक एक संबंधित हथियार व्यापार संगठन की जांच करता है। द शॉप के सदस्य फिशर सहित थर्ड इचेलॉन के सदस्यों को मारने की कोशिश करने के लिए अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। दिसंबर 2004 में इसके प्रकाशन के तुरंत बाद यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में 3 हफ्ते तक रहा। 34 यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के मास मार्केट पेपरबैक बेस्टसेलर की सूची में भी शामिल हुआ। 35 टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल ऑपरेशन बाराकुरा 2005 1 नवंबर 2005 को रिलीज हुई ऑपरेशन बाराकुरा में रेमंड बेंसन फिर से डेविड माइकल्स के रूप में पहले स्प्लिंटर सेल उपन्यास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में भी शामिल थी। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल चेकमेट 2006 चेकमेट के लिए ग्रांट ब्लैकवुड ने डेविड माइकल्स के छद्म नाम से लेखक का पदभार संभाला। बेंसन ने घोषणा की थी कि उन्होंने स्प्लिंटर सेल लिखना समाप्त कर दिया है। 36 पहली 2 पुस्तकों के विपरीत चेकमेट फिशर के प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। नहीं, चेकमेट पिछली पुस्तक में स्थापित चल रहे उपकथानक को आगे बढ़ाता है।
यह उपन्यास 7 नवंबर 2006 को प्रकाशित हुआ था। किताब की शुरुआत ट्रेगो नाम के एक जहाज से होती है जो अमेरिका के पूर्वी तट की ओर जा रहा है। सैम फिशर को एक प्रशिक्षण मिशन से जहाज को निष्क्रिय करने के लिए बुलाया जाता है। फिशर जब जहाज को अमेरिका के पश्चिमी तट पर परमाणु कचरे का विकिरण करने से रोकता है तो उसे पता चलता है कि स्लिपस्टोन नाम के एक कस्बे पर रेडियोलॉजिकल हथियार से हमला हुआ है और 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये घटनाएं फिशर को यूक्रेन, ईरान, दुबई और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद तक ले जाती है। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, फॉलआउट, 2007। 6 नवंबर 2007 को ब्लैकवुड का दूसरा स्प्लिंटर सेल उपन्यास, फॉलआउट प्रकाशित हुआ, जो इस श्रृंखला का चौथा उपन्यास था। पिछले उपन्यास की तरह इसे ग्रांट ब्लैकवुड ने डेविड माइकल्स के छद्म नाम से लिखा था। कहानी सैम फिशर के इर्दगिर्द घूमती है, जो किर्गिस्तान की सरकार पर कब्जा कर चुके इस्लामी कट्टरपंथियों से लड़ता है। टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, कन्विक्शन, 2009। कन्विक्शन, 37, इसी नाम के खेल से जुड़ा एक उपन्यास है। यह 3 नवंबर 2009 को प्रकाशित हुआ था और इसे पीटर टेलीप ने डेविड माइकल्स के नाम से लिखा था। इसे पेंगुइन समूह के अंतर्गत बर्कले बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक लैम्बर्ट की हत्या के बाद सैम फिशर की कहानी कहती है। फिशर भाग रहा है और बदमाश हो गया है क्योंकि उसे एक देशद्रोही एजेंट माना जाता है। बेन हैंसेन के नेतृत्व में स्प्लिंटर सेल्स की एक टीम उसका पीछा करती है। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, एंड गेम, 2009। एंड गेम, 38, 1 दिसंबर 2009 को प्रकाशित कन्विक्शन उपन्यास का प्रतिरूप है। कथानक कन्विक्शन उपन्यास के समानांतर चलता है, लेकिन फिशर के विरोधियों के दृष्टिकोण से। कहानी बेन हैंसेन और फिशर का पीछा करने वाली टीम के बाकी सदस्यों के दृष्टिकोण से कही गई है। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल ब्लैकलिस्ट, आफ्टरमैथ, 2013। अक्टूबर 2013 में प्रकाशित, यह उपन्यास वीडियो गेम टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल, ब्लैकलिस्ट की घटनाओं के बाद घटित होता है। इसमें फिशर और फोर्थ इकेलॉन एक रूसी अरबती को ढूंढते और बचाते हैं, जिसने क्रेमलिन के आदेशों की अवहेलना करके संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक कंप्यूटर वायरस जारी किया था। आफ्टरमैथ पीटर टेलीप द्वारा लिखा गया है और यह श्रृंखला का पहला उपन्यास है जो डेविड माइकल्स के छद्म नाम के बिना लिखा गया है। टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, फायरवॉल, 2022। फायरवॉल 1 मार्च को किंडल के लिए और 15 मार्च को पेपरबैक के लिए रिलीज किया गया था। इसे जेम्स स्वॉलो ने लिखा था और इसमें सैम फिशर की बेटी सारा अपने पिता के साथ काम करती हुई दिखाई देती है। 39 कथानक में फिशर को गॉर्डियन स्वॉर्ड नामक एक साइबर युद्ध तकनीक से जूझना पड़ता है, जो किसी भी फायरवॉल को हराने में सक्षम है और इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाएगा, चाहे उसका इस्तेमाल करने का मकसद कुछ भी हो। फिशर को इस तकनीक के इस्तेमाल या बिक्री को आतंकवादियों, अपराधियों या दुष्ट राज्यों के हाथों में पड़ने से पहले रोकना होगा। 40 इस पुस्तक ने सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए स्क्राइब पुरस्कार जीता। 41 टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, ड्रैगनफायर, 2023। ड्रैगनफायर 24 जनवरी को किंडल और उसी दिन पेपरबैक के लिए रिलीज हुई। इसे जेम्स स्वॉलो ने लिखा है और इसमें सैम फिशर की बेटी सारा अपने पिता और आइजैक ब्रिग्स के साथ काम करती दिखाई गई है। कहानी में फिशर उत्तर कोरिया में दुश्मन की सीमा के पीछे काम करता है, जबकि उसकी बेटी उसे ढूंढती रहती है और साथ ही ड्रैगन्स नामक षड्यंत्रकारियों की भयावह योजना का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। कथानक और विषय। पहले गेम में बताया गया है कि स्प्लिंटर सेल एक कुलीन टोही प्रकार की इकाई है जिसमें एकल गुप्त ऑपरेटर्स जैसे सैम फिशर होते हैं, जिन्हें एक उच्च तकनीक वाली दूरस्थ टीम द्वारा क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाती है। पहले 3 खेलों स्प्लिंटर सेल, पेंडोरा टुमारो, कैओस थ्योरी में आतंकवादी आमतौर पर सूचना युद्ध के जरिए हमलों की योजना बनाते हैं,
जिसे एनएसए की एक गुप्त शाखा थर्ड इचेलॉन के एक कार्यकर्ता फिशर को रोकना होता है। मिशनों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से लेकर आतंकवादियों को पकड़ने और या खत्म करने तक शामिल है। चौथे गेम डबल एजेंट में फिशर एक आतंकवादी गिरोह में घुसपैठ करने के लिए एक वांछित अपराधी की पहचान ग्रहण करता है। पांचवा गेम कन्विक्शन डबल एजेंट के तुरंत बाद शुरू होता है। थर्ड इकेलॉन को छोड़ने के बाद फिशर को पता चलता है कि उसकी बेटी सारा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, जैसा कि डबल एजेंट की शुरुआत में बताया गया था, जिसके कारण वह जिम्मेदार लोगों की तलाश में खुद ही निकल पड़ता है, जब तक कि उसकी जांच में उसकी पुरानी एजेंसी के भीतर एक साजिश का पर्दाफाश नहीं हो जाता। छठे और सबसे हालिया गेम ब्लैकलिस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा थर्ड इकेलॉन को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा एक नया संगठन फोर्थ इकेलॉन बनाया गया है और फिशर की कमान में रखा गया है, जिसका मिशन ब्लैकलिस्ट हमलों और उनके पीछे के संगठन इंजीनियर्स को रोकना है। ब्लैकलिस्ट युद्ध की नैतिकता और अमेरिका के खिलाफ इन साजिशों को रोकने के लिए फिशर और उनकी टीम द्वारा की जाने वाली कोशिशों पर केंद्रित है। पात्र खेलों के पात्र साथ ही संगठन थर्ड इकेलॉन जेटी पेटी द्वारा बनाए गए थे। मुख्य आवर्ती पात्र ये है। सैम फिशर इस श्रृंखला का मुख्य नायक है। थर्ड इकेलॉन के निदेशक इरविंग लैम्बर्ट खिलाड़ियों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं तथा फिशर को खेल के मिशनों में मार्गदर्शन करते हैं, जब तक कि डबल एजेंट में सैम द्वारा उसकी हत्या नहीं कर दी जाती। अन्ना ग्रिम्सडॉटिर को तीसरे सोपान की आधिकारिक हैकर और विश्लेषक के रूप में चित्रित किया गया है, जो तकनीकी बाधाओं को दूर करने में फिशर की मदद करती है। कन्विक्शन में वह दिवंगत लैम्बर्ट की जगह मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। उसका चरित्र कहानी में नाटकीय तनाव का स्रोत भी बन जाता है। ब्लैकलिस्ट में वह तकनीकी संचालन अधिकारी है और नैतिकता, आचार विचार और चौथे सोपान के संचालन मानकों को लेकर सैम से भिड़ जाती है। सारा फिशर सैम की बेटी और परिवार की एकमात्र सदस्य। डबल एजेंट में उसकी हत्या होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कन्विक्शन से पता चला कि उसकी हत्या एक धोखा थी। गेम प्ले खेलों में आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करने वाला तरीका है छिपे रहना, अस्पष्ट रास्ते चुनना और गार्डों से बचने के लिए मोरों का इस्तेमाल करना। श्रृंखला के पहले गेम में केवल एकल खिलाड़ी मोड था, जबकि पेंडोरा टुमोरो में 2x2 मल्टीप्लेयर मोड पेश किया गया है। कैओस थ्योरी उस मोड को और विकसित करती है और एक सहकारी मोड पेश करती है। सहकारी मोड एकल खिलाड़ी मोड की तरह ही खेलता है, लेकिन इसमें ऐसी परिस्थितियां शामिल होती है जिनका सामना केवल एक टीम के रूप में ही किया जा सकता है। कैओस थ्योरी और डबल एजेंट के छठे संस्करण की सहकारी कहानियां फिशर के एकल खिलाड़ी मोड में किए गए कार्यों के समान है, जिससे खिलाड़ी प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य कर सकते हैं या मैदान में सहायता प्रदान कर सकते हैं। डबल एजेंट एक नैतिकता का पहलू पेश करता है। अब फिशर को अपने वरिष्ठों और आतंकवादियों के बीच परस्पर विरोधी उद्देश्यों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आतंकवादी किसी की हत्या करने का मिशन सौंप सकते हैं, जबकि एनएसए उसी समय खिलाड़ी को हत्या को रोकने का निर्देश देता है। इससे आतंकवादियों का विश्वास जीतने और मिशन के काम को पूरा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनता है। इसके अलावा, फिशर को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आतंकवादियों को पता चले कि वह एक डबल एजेंट है, जैसे कि खुद को एनएसए गैजेट के साथ दिखाना, अन्यथा वह तुरंत हार जाएगा। कन्विक्शन श्रृंखला के पिछले खेलों की तुलना में स्टील्थ एक्शन गेमप्ले के कहीं अधिक तेज और हिंसक रूप का उपयोग करता है। इसमें पिछले 2 खेलों के सहकारी मल्टीप्लेयर मोड को बरकरार रखा गया है। सैम फिशर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार वर्तमान वास्तविक दुनिया के हथियारों पर अधिक सटीक रूप से आधारित है, जो उसी के अनुसार काम करते हैं और सभी हथियारों को एक अंक प्रणाली द्वारा उन्नत किया जा सकता है। यह अंक प्रणाली मुख्य कथानक से गौण है और उपलब्धि आधारित है।
इन अंकों का उपयोग साइलेंसर, साइट्स, उन्नत गोला बारूद, लेजर टारगेटिंग और अन्य उन्नयन जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रति हथियार अधिकतम 3 उन्नयन शामिल है। यह गेम एक इंटरैक्टिव मिशन अपडेट अनुक्रम प्रदान करता है जो स्तरों में ही अंतर्निहित है। ऑब्जेक्टिव बार पॉपअप के बजाय, उद्देश्य किसी इमारत के किनारे या बैरिकेड के सामने मोटे सफेद अक्षरों में दिखाई दे सकता है। यह तल्लीनता को बढ़ाता है और एचयूडी को अव्यवस्थित नहीं रखता है। खेल का स्टील्थ तत्व फिशर को छाया में छिपने और लगभग अदृश्य होने की अनुमति देता है। गार्डों की हत्या बिना दबाए या खामोश हथियारों, गैजेट्स या हाथापाई से की जा सकती है। हाथ से हाथ मारकर सफलतापूर्वक हत्या करने के बाद खिलाड़ी को एक निष्पादन बोनस दिया जाता है, जिससे खिलाड़ी 2 से 4 लक्ष्यों, चुने गए हथियार के आधार पर, को चिह्नित कर सकता है, जैसे कि दुश्मन या वस्तुएं, और निष्पादन एनिमेशन को ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद फिशर कुछ ही सेकंड में असाधारण तरीके से सभी लक्ष्यों को हेर कर देगा। इंटरैक्टिव पूछताछ वाले कटसीन, जहां फिशर जानकारी के लिए किसी लक्ष्य को पीटता है, खिलाड़ी को पूछताछ बटन दबाने के अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, अगर खिलाड़ी किसी इंटरैक्टिव वस्तु, जैसे कि टेलीविजन या मेज, के पास होता है, तो फिशर इसका उपयोग मानक एनिमेशन को बदलने के लिए कर सकता है। विकास और इतिहास मूल। हालांकि इस श्रृंखला में उनका नाम शामिल है, टॉम क्लैंसी की किसी भी किस्त के विकास में बहुत कम या कोई भागीदारी नहीं थी। श्रृंखला के निर्माता मैथ्यू फेयरलैंड के अनुसार, मूल गेम इसलिए विकसित किया गया था ताकि यूबीसॉफ्ट का मॉन्ट्रियल स्टूडियो इसकी पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सके। 42 टॉम क्लैंसी के रेनबो 6 और टॉम क्लैंसी के घोस्ट रिकन के बाद, क्लैंसी द्वारा समर्थित खेलों के लिए स्पेशल ऑप्स स्वाभाविक अगला कदम था। 42 ग्राफिक्स और प्रौद्योगिकी। श्रृंखला के पहले गेम ने प्रकाश और अंधेरे पर आधारित गेमप्ले शैली की अनुमति देने के लिए अवास्तविक इंजन को संशोधित किया। 42 अन्य खेलों ने इंजन के अद्यतन संस्करणों का उपयोग करके इसे जारी रखा। नवीनतम गेम ब्लैकलिस्ट के रिलीज होने तक, इंजन को लीड इंजन में अपग्रेड कर दिया गया था, जो अनरियल इंजन 2.5 का एक बेहद संशोधित संस्करण था। इस गेम में सभी कंसोल पर सक्रिय शैडोज थे, न केवल एक ग्राफिकल फंक्शन के रूप में, जैसा कि अधिकांश गेम्स में होता है, बल्कि गेम के स्टील्थ फीचर्स के लिए गेमप्ले को बेहतर बनाने के लिए भी। इसका मतलब था कि गेम के लिए ज्यादा कोडिंग की जरूरत थी और कुल मिलाकर, सर्वोत्तम स्पष्टता और प्रदर्शन के लिए एक शक्तिशाली डेस्कटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता थी। स्वागत समग्र समीक्षा स्कोर खेल मेटाक्रिटिक खमाची सेल GBA 77/143, GC 89/144, PC 91/145, PS2 89/146, Xbox 93/147, पेंडोरा टुमोरो GBA 68/148, GC 78/149, PC 87/150, PS2 87/151, Xbox 93/152, अराजकता सिद्धांत 3DS 53/153, GC 81/154, NDS 50/155, PC 92/156, PS2 87/157, Xbox 94/158 अनिवार्य, PSP 58/159 डबल एजेंट, GC 64/160, PC 80/161, PS2 84/162, PS3 78/163, Wii 61/164, Xbox 89/165, X360 85/166, दृढ़ विश्वास, PC 83/166,
67 X 360 85/168 क्लासिक ट्रिलॉजी HD PS3 67/124 काला सूची में डालना PC 82/169 PS3 84/170 WIIU 75/171 X 360 82/172 2004 के अंत तक स्प्लिंटर सेल श्रृंखला की बिक्री कुल 9.6 मिलियन यूनिट थी। 73 अक्टूबर 2005 तक श्रृंखला की वैश्विक बिक्री 12.5 मिलियन यूनिट को पार कर गई थी। 74 मई 2008 तक श्रृंखला ने 19 मिलियन यूनिट बेची थीं। 2016 तक 32 मिलियन से अधिक इकाइयां बेची जा चुकी है। 75 अन्य मीडिया फिल्म रूपांतरण मूल रूप से स्प्लिंटर सेल कैओस थ्योरी पर एक विशेष फीचर के रूप में घोषित, इस श्रृंखला के लिए एक फिल्म रूपांतरण के विकास की पुष्टि 2005 की शुरुआत में ही हो गई थी। 2011 में यूबीसॉफ्ट ने घोषणा की कि टॉम क्लैंसी की स्प्लिंटर सेल, टॉम क्लैंसी की घोस्ट रिकन और असैसिन्स क्रीड सभी के फिल्म रूपांतरण की योजना बनाई गई थी। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कहा, हम स्वामित्व बनाए रखना चाहते हैं, फिल्म की सामग्री पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और हम अपनी परियोजनाओं के विकास पर स्टूडियो के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और अंतः प्रीकास्टिंग, प्रीबजट और स्क्रिप्ट पर सहयोग करेंगे। 76 अगले वर्ष यह बताया गया कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और पैरामाउंट पिक्चर्स स्प्लिंटर सेल फिल्म बनाने के लिए बोली लगाने वाले सबसे आगे थे। 77 नवंबर तक यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश अभिनेता टॉम हार्डी को सैम फिशर के रूप में लिया गया था। 78 जबकि एरिक वॉरेन सिंगर को पटकथा लेखक के रूप में काम पर रखा गया था। 79 2013 तक यूबीसॉफ्ट ने घोषणा की कि फिल्म न्यू रीजेंसी द्वारा बनाई जाएगी। मार्च 2014 में डग लिमन निर्देशक के रूप में प्रोडक्शन में शामिल हुए, जीन जूलियन बैरोनेट और डेविड बार्टिस निर्माता के रूप में जुड़े। 81 उस महीने के अंत में शेल्डन टर्नर को स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा लिखने के लिए प्रोडक्शन टीम में लाया गया। 82 हार्डी ने एक साक्षात्कार में कोलाइडर को बताया कि स्टूडियो अगस्त में फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद कर रहा था। 83 उस वर्ष जून तक लिमन ने कहा कि वह और हार्डी दोनों फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे, जो वीडियो गेम में एक अनुभवी जासूस के चित्रण के विपरीत अपने प्रमुख समय में एक युवा सैम फिशर पर केंद्रित होगी। 84 उसी वर्ष अक्टूबर में इवानिक ने कहा कि फिल्मांकन 2015 की शुरुआत में शुरू होगा। 85 अप्रैल 2015 में लिमन ने निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी खबरें आईं कि स्टूडियो उनके स्थान पर जोसेफ कान को लेने के लिए बातचीत कर रहा था। 86 जुलाई तक यूबीसॉफ्ट ने फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए फ्रैंक जॉन ह्यूजेस को काम पर रखा। 87 जनवरी 2017 में इवानिक ने पुष्टि की कि पटकथा पूरी हो चुकी है और हार्डी को पढ़ने के लिए भेज दी गई है। निर्माता ने बताया कि फिल्म का उद्देश्य एक्शन फिल्म शैली के भीतर अपनी अलग शैली रखना था और प्रोडक्शन टीम का लक्ष्य एक AG-PG-13 रेटेड फिल्म बनाना था। 88 हालांकि 15 नवंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि फिल्म को रद्द कर दिया गया है क्योंकि पटकथा और बजट को उनके इच्छित स्तर तक लाने में समस्या आ रही थी। 89 एनीमे श्रृंखला अनुकूलन मुख्य लेख स्प्लिंटर सेल डेथ वॉच जुलाई 2020 के अंत में स्ट्रीमिंग सेवा कंपनी नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि यूबीसॉफ्ट फिल्म एंड टेलीविजन एक एनीमे सीरीज रूपांतरण पर काम कर रहा है। जॉन विक के लेखक डेरेक कोलस्टेड इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता होंगे। 90 जबकि एनिमेशन सन क्रिएचर स्टूडियो और फॉस्ट द्वारा बनाया जाएगा। 91 यह सीरीज 14 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। 92 93 रेडियो नाटक BBC रेडियो 4 लाइमलाइट के लिए टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल फायरवॉल नामक एक रेडियो नाटक 2 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था
और इसे जेम्स स्वेलो के इसी नाम के उपन्यास से सेबस्टियन बैक्शकीविज और पॉल कॉर्नेल द्वारा रूपांतरित किया गया था। 94। यह एक 8 भाग की श्रृंखला है जो इसी नाम के उपन्यास के कथानक का अनुसरण करती है। इसे बाइनॉरल ऑडियो के साथ रिकॉर्ड किया गया था जो हेडफोन सुनने के अनुभव के लिए आदर्श है। मुख्य आवाज अभिनेताओं में सैम फिशर के रूप में एंडोनिस एंथोनी, चरित्र के लिए पारंपरिक आवाज अभिनेता के रूप में माइकल आयरनसाइड की जगह के साथ साथ विल पॉल्टर, डेजी हेड, रोजली क्रेग, सच्चा धवन और निकेश पटेल शामिल है। 94। इस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो ड्रामा के लिए स्क्राइब पुरस्कार जीता। डेरेक कोलस्टेड, जन्म 4 अप्रैल 1974, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है। वह जॉन विक फ्रेंचाइजी के निर्माता है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। उन्होंने फ्रेंचाइजी के पहले 2 सीक्वल के लिए लिखना जारी रखा और मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों और शो के पटकथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। जीवनी। मूल रूप से मेडिसन, विस्कॉन्सिन के रहने वाले कोलस्टेड ने एजवुड हाई स्कूल ऑफ द सेक्रेड हार्ट में पढ़ाई की और बाद में इंडियाना के टेलर विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। पटकथा लेखन की पढ़ाई के लिए वह 24 साल की उम्र में कैलिफोर्निया चले गए। उनका कहना है कि उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें हॉलीवुड में सफलता पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। एक आजीविका। उन्होंने जो पहली स्क्रिप्ट बेची उसका नाम एकोलाइट था, जिसे जून 2012 में वोल्टेज पिक्चर्स ने खरीद लिया था। उसके बाद उन्हें कुछ लेखन और पुनर्लेखन का काम मिला, जिसमें वन इन द चैम्बर पर काम भी शामिल था, जिसमें डॉल्फ लुंडग्रेन और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने द पैकेज लिखा, जिसमें लुंडग्रेन ने भी अभिनय किया था। कोलस्टेड ने थंडर रोड पिक्चर्स को स्कॉर्न नामक एक स्क्रिप्ट बेची, जिसने अप्रैल 2013 में मुख्य भूमिका के लिए कीनू रीव्स को साइन किया। रीव्स के सुझाव पर शीर्षक चरित्र के नाम पर फिल्म का नाम बदलकर जॉन विक कर दिया गया। 2, जिसे कोलस्टेड ने अपने नाना के नाम पर रखा था। 3, यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2017 में जॉन विक चैप्टर 2 और 2019 में जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम रिलीज हुई। 4, कोलस्टेड ने वीडियो गेम जॉन विक क्रॉनिकल्स लिखा और एक कॉमिक बुक सीरीज के निर्माण में शामिल थे। 5, हालांकि स्टूडियो ने उन्हें चौथी या बाद की फिल्मों के लिए लेखन जारी रखने के लिए नहीं कहा था। 6, 2017 में यह बताया गया कि कोलस्टेड हिटमैन फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन टेलीविजन रूपांतरण और साथ ही द स्टीवर्ड नामक एक एक्शन थ्रिलर भी लिखेंगे। 7, 8, 9, 2019 में यह बताया गया कि कोलस्टेड जस्ट कॉज फ्रेंचाइजी का एक लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण लिखेंगे और उसका निर्माण करेंगे। 10, 2020 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि कोलस्टेड स्प्लिंटर सेल एनीमे श्रृंखला पर एक कार्यकारी निर्माता और लेखक होंगे। 11, 2021 में कोलस्टेड को अमेजन प्राइम वीडियो के लिए हेल्सिंग के लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 12, कोलस्टेड ने बॉब ओडेनकिर्क अभिनीत 2021 की फिल्म नोबॉडी के लिए पटकथा लिखी और 2021 मार्वल स्टूडियोज टेलीविजन श्रृंखला द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 2 एपिसोड लिखे। व्यक्तिगत जीवन। कोलस्टेड अपनी पत्नी सोनिया और जुड़वां बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के पासाडेना में रहते हैं। आइजैक लिव श्रेबर बटा एल आ वी आर ए बी आर बटा ली एव SHRYBR एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टोनी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, साथ ही 9 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों और 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। श्रेबर की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में मिक्स्ड नट्स 1994, पार्टी गर्ल 1995, द डे ट्रिपर्स 1996 और बिग नाइट 1996 शामिल है। उन्होंने पहली 3 स्क्रीम फिल्मों 1996 से 2000, रैंसम
1996, द हरिकेन 1999, हेमलेट 2000, केट एंड लियोपोल्ड 2001, द मंचूरियन कैंडिडेट 2004, द पेंटेड व्हील 2006, एक्समेन ऑरिजिन्स, वुल्वरिन 2009, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और स्पॉटलाइट 2015 में अभिनय किया। उन्होंने वेस एंडरसन की फिल्मों आइल ऑफ डॉग्स 2018, द फ्रेंच डिस्पैच 2021 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 में अभिनय किया। उन्होंने एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड 2005 से अपने निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत इन द समर हाउस 1992 से की। डेविड मैमेट के नाटक ग्लेनगेरी ग्लेन रॉस 2005 में रिचर्ड रोमा की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड एक्टर इन ए प्ले का टोनी पुरस्कार मिला। उन्हें एरिक बोगोसियन के नाटक टॉक रेडियो 2007, आर्थर मिलर के पुनरुद्धार अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 2010 और जॉन पैट्रिक शैनली के पुनरुद्धार डाउट 2024 के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने लेस लाइजेंस डेंजरस 2016 में भी अभिनय किया। टेलीविजन पर उन्होंने शोटाइम ड्रामा सीरीज रे डोनोवन 2013 से 2020 में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन फिल्म रे डोनोवन द मूवी 2022 में भी यही भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला है। उन्होंने एचबीओ फिल्म आरकेओ 281, 1999 में ऑर्सन वेल्स और नेट जियो मिनी सीरीज ए स्मॉल लाइट 2023 में ओटो फ्रैंक की भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आइजैक लिव श्रेबर का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। हीथर मिलग्राम के बेटे। 2 एक चित्रकार और टेल श्रेबर एक अभिनेता और बरी। 3, 4 उनके पिता प्रोटेस्टेंट थे और उनकी मां यहूदी है। 5, 6, 7 उनके नाना एलेक्स मिलग्राम यूक्रेन से आकर बस गए थे। मिलग्राम, जो श्रेबर की युवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष थे, सेलो बजाते थे और पिरेगस्ते रेनॉयर की नक्काशी के मालिक थे और रेस्तरां में मांस पहुंचाकर अपना जीवन यापन करते थे। 8, 9, 10, 11 उनकी मां, जो शास्त्रीय संगीत और रूसी साहित्य की प्रशंसक है, ने कहा है कि उन्होंने लिव का नाम अपने पसंदीदा रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा था, उनका पारिवारिक उपनाम, जिसे श्रेबर ने तब अपनाया था जब वह एक शिशु थे, हग्गी है। 12, 8 जब श्रेबर 1 वर्ष का था, तो उसका परिवार ब्रिटिश कोलंबिया के दक्षिणी आंतरिक भाग में विनलॉ के असंगठित ग्रामीण समुदाय में चला गया। 13 अगले 4 वर्षों में उसकी मां को कई मौकों पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और एलएसडी पर एक बुरे अनुभव से संबंधित चिकित्सा से गुजरना पड़ा, जो उसे श्रेबर के पिता के अनुसार उसकी शादी की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 8 श्रेबर के पिता ने श्रेबर की मां को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराने की धमकी दी, जिसके बाद श्रेबर को उसकी मां ने अगवा कर लिया, जिसके कारण अंततः उसकी मां को उसकी पूरी हिरासत मिल गई। 14 वे न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड में रहते थे। 15 श्रेबर ने अपनी मां का वर्णन एक अतिविशिष्ट सोशलिस्ट लेबर पार्टी हिप्पी बोहेमियन सनकी के रूप में किया है, जो विलियम बरोज के साथ घूमती थी। 8, 16, 17 वह एक बेहद सुसंस्कृत सनकी थीं, जो टैक्सी चलाने और कागज की लुगदी से कठपुतलियां बनाने के बीच अपना समय बांटकर जीविका कमाती थीं। 1983 में उनकी मां ने निडरता को बढ़ावा देने के लिए उनके 16वें जन्मदिन पर उन्हें एक मोटरसाइकिल खरीद कर दी। 8 आलोचक जॉन लाहर ने 1999 के न्यूयॉर्कर प्रोफाइल में लिखा था कि काफी हद तक श्रेबर का पेशेवर रूप परिवर्तन और अपने पात्रों के भयभीत, कमजोर, नासमझ हिस्सों को अलग-थलग करने की उनकी अनोखी प्रवृत्ति, उनकी मां की विलक्षणताओं के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर होने का परिणाम है। यह उनका दुहक और उनका उपहार दोनों है। 8 बोहेमियन प्रवृत्ति के कारण ही श्रेबर ने हिंदू नाम शिवदास रखना,
योग शर्ट पहनना, शाकाहारी भोजन करना और 12 साल की उम्र में कनेक्टिकट के पॉम्फ्रेट स्थित सच्चिदानंद आश्रम में कुछ समय के लिए जाना जैसे कदम उठाए। 18 श्रेबर की मां ने भी अपने बेटे को रंगीन फिल्में देखने से मना किया था। नतीजतन उनके पसंदीदा अभिनेता चार्ली चैपलिन, एंड्रयू कार्टराइट और बेसिल रथबोन थे। 2008 में एक साक्षात्कार में श्रेबर ने कहा था कि वह अपनी मां के प्रभावों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, जब से साशा को जन्म दिया है, मैं अपनी मां द्वारा मेरे पालन पोषण में अपनाई गई हर चीज से पूरी तरह जुड़ गया हूं और मुझे लगता है कि उनके चुनाव प्रेरित थे। 19 इसके बाद श्रेबर ने फ्रेंड्स सेमिनरी, एक क्वेकर स्कूल में दाखिला लिया। 20 हाई स्कूल में लिव ने बास क्लैरिनेट बजाया। 21-22 श्रेबर ने मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट में हैम्पशायर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 5 कॉलेजेज कंसोर्टियम के माध्यम से मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में अभिनय प्रशिक्षण शुरू किया। मार्च 1989 में उन्होंने जेफरी डोनोवन के साथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने येल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्ल आर. गिस्टर के साथ अध्ययन किया और वाल्टन जोन्स द्वारा निर्देशित चार्ल्स एवरेट की द साइज ऑफ द वर्ल्ड में अभिनय किया। उन्होंने 1992 में येल से नाटक में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 23 उन्होंने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में भी भाग लिया। वह मूल रूप से एक पटकथा लेखक बनना चाहते थे, अंततः अभिनय पर बस गए। 1992 में श्रेबर ने क्लासिक स्टेज कंपनी में एन मैरी मैकडोनाल्ड के हास्य नाटक गुड नाइट डेस्डेमोना, गुड मॉर्निंग जूलियट में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने जेन बाउल्स के नाटक इन द समर हाउस, 1994 में एलियट के रूप में फ्रांसिस कॉनरॉय के साथ ब्रॉडवे पर शुरुआत की। 25 उसी वर्ष उन्होंने नोरा एफ्रॉन द्वारा निर्देशित डार्क कॉमेडी फिल्म मिक्स्ड नट्स, 1994 में स्टीव मार्टिन अभिनीत एक उदास ट्रांस महिला क्रिस के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1995 में उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों मैड लव और पार्टी गर्ल में सहायक भूमिकाएं निभाईं। ग्रेग मोटोला की कॉमेडी ड्रामा द डे ट्रिपर्स और निकोल होलोफसेनर की वॉकिंग एंड टॉकिंग में उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिकाएं 1996 में रिलीज हुईं। हालांकि स्क्रीम त्रयी की सफलता ने श्रेबर को कई बड़े बजट की स्टूडियो फिल्मों में भूमिकाएं दिलाईं, लेकिन एंटरटेनमेंट वीकली ने 2007 में लिखा कि श्रेबर को अभी भी वॉकिंग एंड टॉकिंग, द डे ट्रिपर्स और बिग नाइट जैसी इंडी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 26 स्क्रीम के बाद श्रेबर को एचबीओ फिल्म आरकेओ 281, 1999 में ऑर्सन वेल्स के रूप में लिया गया था। वैरायटी की लॉरा फ्राइज ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, श्रेबर वेल्स के रूप में कई जुनून वाले व्यक्ति के सार को पकड़ने में कामयाब रहे और इस हिस्से को वास्तविक गहराई देने के लिए हब्रीस और आत्मघृणा का एक अच्छा संतुलन बनाया। 27 उन्होंने लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। इसके बाद उन्होंने कई स्टूडियो फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें रॉन हॉवर्ड की 1996 की रैंसम की रीमेक, 1999 की फिल्म द हरिकेन, ए वॉक ऑन द मून, 1999। उन्होंने 1980 के अमेरिकी ओलंपिक हॉकी टीम के बारे में एचबीओ स्पेशल डू यू बिलीव इन मिरेकल्स, द स्टोरी ऑफ द 1980 यूएस हॉकी टीम के लिए वर्णन प्रदान किया। 28-29 30 उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फंतासी फिल्म केट एंड लियोपोल्ड, 2001 में मेग रयान के समयात्रा करने वाले पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें ह्यू जैकमैन भी थे। 31 डेनजल वाशिंगटन और मेरिल स्ट्रीप के साथ द मंचूरियन कैंडिडेट की 2004 की रीमेक श्रेबर के लिए एक और प्रमुख फिल्म थी, जिसने कुछ विवादों को जन्म दिया क्योंकि यह एक गर्म राष्ट्रपति चुनाव चक्र के दौरान शुरू हुई थी। श्रेबर ने कई वृत्तचित्रों का वर्णन किया है, उनमें से कई पीबीएस श्रृंखला जैसे अमेरिकन एक्सपीरियंस, नोवा और सीक्रेट्स ऑफ द डेड 32 के हिस्से के रूप में
2001 से 2011 तक प्रसारित हुए। वह इन्फिनिटी के टेलीविजन विज्ञापनों के पीछे की आवाज है। उद्धरण वांछित 1995 में उन्होंने बीबीसी बटा WGBH वृत्तचित्र सहनिर्माण रॉक एंड रोल के लिए वर्णन प्रदान किया। 33 1994 में उन्होंने 1994 फीफा विश्व कप की आधिकारिक फिल्म 2 बिलियन हार्ट्स का वर्णन किया। 34 अपने स्क्रीन काम के साथ साथ श्रेबर एक सम्मानित शास्त्रीय अभिनेता है। 1998 में शेक्सपियर के नाटक सिम्बेलाइन की समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके प्रदर्शन को रहस्योद्घाटन करने वाला कहा और लेख को इस दलील के साथ समाप्त किया, और अधिक शेक्सपियर श्री श्रेबर। 35 एक साल बाद श्रेबर ने दिसंबर 1999 में द पब्लिक थिएटर में हुए पुनरुद्धार में हेमलेट में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसे भी इसी तरह की प्रशंसा मिली। 2000 में उन्होंने नाटक के आधुनिक रूपांतर फिल्म हेमलेट में लैर्टेस की भूमिका निभाई। 36 उस नाटक के 2003 के सेंट्रल पार्क प्रोडक्शन में हेनरी वी की शीर्षक भूमिका में उनके प्रदर्शन ने द न्यूयॉर्कर पत्रिका के आलोचक जॉन लाहर को शेक्सपियर के पात्रों को निभाने की उनकी योग्यता पर प्रकाश डाला। 37 श्रेबर ने 1999 में द न्यूयॉर्कर को बताया, मुझे नहीं पता कि मैं जीवन भर अभिनेता ही रहना चाहता हूं। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने डस्टिन हॉफमैन अभिनीत द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक रूपांतरण का निर्माण और निर्देशन करने की आशा की थी। 8 उस दौरान श्रेबर ने अपने यूक्रेनी दादा के साथ अपने संबंधों के बारे में एक पटकथा लिखना शुरू किया, एक परियोजना जिसे उन्होंने तब छोड़ दिया जब द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उन्होंने जोनाथन सफर्न फॉयर का हिट उपन्यास एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड पढ़ा और फैसला किया कि मिस्टर फॉयर ने इसे बेहतर किया है। 38 श्रेबर की लघु कहानी का फिल्म रूपांतरण, जिससे उपन्यास की उत्पत्ति हुई, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित दोनों किया, 2005 में रिलीज किया गया था। उद्धरण वांछित 2002 में उन्होंने नील लाबुटे के नाटक द मर्सी सीट में सिगोर्नी वीवर के साथ ऑफ ब्रॉडवे अभिनय किया, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रहा। 2005 के वसंत में श्रेबर ने डेविड मैमेट के पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक ग्लेनगेरी ग्लेन रॉस के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में रिचर्ड रोमा की भूमिका निभाई। वैरायटी के डेविड रूनी ने भूमिका को अपना बनाने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए लिखा, शायद उससे भी अधिक प्रभावशाली श्रेबर है, जो फिल्म में अल पचिनो या मूल ब्रॉडवे कलाकारों में जो मांटेग्ना के अति आत्मविश्वासी रोमा के रूप में किसी भी अवशेष को साहसपूर्वक मिटा देते हैं। 40 श्रेबर ने नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। 2006 में श्रेबर को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 24 उस वर्ष की शरद ऋतु में उन्होंने केबल पॉजिटिव और किस्मत फिल्म्स के लिए 2006 जॉइन द फाइट एड्स अभियान का निर्देशन और अभिनय किया। उद्धरण वांछित श्रेबर ने 2006 की फिल्म द पेंटेड व्हील में चार्ली टाउनसेंड का किरदार निभाया था, जिसमें उनके विपरीत वाट्स और एडवर्ड नॉर्टन थे। फिल्म को समरसेट मॉघम के 1925 के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। उसी वर्ष श्रेबर ने 2006 की फिल्म द ओमेन में जूलिया स्टाइल्स के साथ रॉबर्ट थॉर्न का किरदार भी निभाया, जो 1976 की हॉरर क्लासिक की रीमेक थी। टेलीविजन पर अभिनेता CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन 2006-07 सीजन में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अनुभवी लास वेगास टीम में गिल ग्रिसोम, विलियम पीटरसन द्वारा अभिनीत की अस्थायी रूप से जगह लेने से पहले देश भर के विभिन्न पुलिस विभागों में मजबूत प्रतिष्ठा वाले एक अनुभवी CSI माइकल केपलर का किरदार निभाया था। 42 उन्होंने रूबेन सेंटियागोहडसन के इसी नाम के नाटक पर आधारित HBO फिल्म लैक्वाना ब्लूज में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। उन्होंने एपाथा मर्करसन, जेफरी राइट, टेरेंस हॉवर्ड, लुई गॉसेट जूनियर, कार्मेन एजोगो और माइकल के विलियम्स के साथ अभिनय किया। 43 जून से जुलाई 2006 तक
उन्होंने डेलाकॉर्ट थिएटर में जेनिफर एहले के साथ मैकबेथ में शीर्षक भूमिका निभाई। वैराइटी समीक्षक डेविड रूनी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, मैकबेथ के बुराई के सामने आत्मसमर्पण और नीति को काबू करने के पीछे की जटिलताओं को श्रेबर के संयमित प्रदर्शन में सम्मोहक रूप से मूर्त रूप दिया गया है। 44 वह एरिक बोगोसियन के टॉक रेडियो के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शॉक जॉक बैरी शैम्पलेन की भूमिका निभाई। मार्च में उद्घाटन की तैयारी में शो ने 15 फरवरी 2007 को लॉन्गकेयर थिएटर में पूर्वावलोकन शुरू किया। 11 मई 2007 को उन्होंने टॉक रेडियो में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ड्रामा लीग पुरस्कार जीता और उन्हें इस भूमिका के लिए टोनी, ड्रामा डेस्क और आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 19 श्रेबर ने माइक न्यूवेल की 2007 में बनी फिल्म लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में महिलाओं के प्रति आकर्षित लोटारियो थरगोट की भूमिका निभाई थी। जनवरी 2007 के एक साक्षात्कार में श्रेबर ने बताया कि वह एक पटकथा पर काम कर रहे थे। 26 2008 के अंत में श्रेबर ने डेनियल क्रेग के साथ फिल्म डिफायंस में यहूदी प्रतिरोध सेनानी जूस बिल्स्की की भूमिका निभाई। 2009 में श्रेबर ने मार्वल कॉमिक्स फिल्म एक्स-मेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में उत्परिवर्ती सुपरविलेन विक्टर क्रीड की भूमिका निभाई। 45 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में श्रेबर। 2009 में श्रेबर ने एंजेलिना जोली अभिनीत एक्शन थ्रिलर फिल्म साल्ट में CIA प्रमुख की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने एंग ली द्वारा निर्देशित संगीत में कॉमेडी ड्रामा टेकिंग वुडस्टॉक, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ रायट, अ कॉन्सर्ट एंड अ लाइफ में अभिनय किया, जो उनके संस्मरण टेकिंग वुडस्टॉक, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ रायट, अ कॉन्सर्ट एंड अ लाइफ पर आधारित थी। इसका प्रीमियर 2009 के कान फिल्म समारोह में हुआ, जिसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं। वह HBO के स्पोर्ट्स ऑफ द 20th सेंचुरी वृत्तचित्रों के लिए भी आवाज है। वह HBO बॉक्सिंग के काउंटडाउन और 24/7 इंच वृत्तचित्र श्रृंखला के कथावाचक भी है। 46 उन्होंने 2010 में मैजिक एंड बर्ड, ए कोर्टशिप ऑफ राइवल्स 47 और ब्रॉड स्ट्रीट बुलीज 48 के साथ-साथ 2011 में HBO पर UNLV के रनिन रेबल्स का वर्णन किया। 49 और मेकिंग ऑफ पंपिंग आयरन वृत्तचित्र के लिए वर्णन प्रदान किया, जो फिल्म पंपिंग आयरन के एक विशेष वर्षगांठ संस्करण में शामिल था। 50 उन्होंने हिस्ट्री चैनल के विशेष एप टू मैन, द लॉस्ट कैनेडी होम मूवीज 51 और अमेरिका, द स्टोरी ऑफ अस का भी वर्णन किया। 52 श्रेबर ने HBO के 24/7 रोड टू द विंटर क्लासिक NHL डॉक्यूमेंट्री के लिए कथावाचक के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें पिट्सबर्ग पेंगुइन और वाशिंगटन कैपिटल का अनुसरण किया गया था, क्योंकि वे 1 जनवरी 2011 को पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में हेज फील्ड में 2011 NHL विंटर क्लासिक में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। श्रेबर HBO के हार्ड नॉक्स में हर सीजन के लिए कथावाचक रहे हैं, 2007 सीजन को छोड़कर जब पॉल रूड ने उस भूमिका को भरा। 53 कैंसस सिटी चीफ्स के साथ। 54 मार्च 2010 में उन्होंने स्क्रीम 4 में वापसी करने में रुचि व्यक्त की। 55 जिसमें उन्होंने चौथी बार कॉटन वेरी का किरदार निभाया, बाद में यह फिल्म उनकी भागीदारी के बिना बनाई गई। 56 2010 में वे ब्रॉडवे में एडी कार्बोन की भूमिका निभाते हुए लौटे, जो आर्थर मिलर के नाटक ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज के पुनरुद्धार में दुखद नायक था, जिसमें उन्होंने स्कारलेट जोहानसन के साथ अभिनय किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा, श्री श्रेबर भावनात्मक तापमान में बदलावों को जैविक शारीरिक परिशुद्धता के साथ दर्ज करते हैं। 57 उन्हें अगस्त विल्सन पुनरुद्धार फेंस के लिए डेनजल वाशिंगटन से हारकर एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 59 2012 में रिलीज हुई किंडरब्लॉक 66 रिटर्न टू बुचेनवाल्ड को श्रेबर ने सुनाया था। 60 जैसा कि 2013 की डॉक्यूमेंट्री मनी फॉर नथिंग इनसाइड द फेडरल रिजर्व थी। 61 उन्होंने 2018
किया स्टिंगर जीटी कमर्शियल के लिए वॉइस ओवर प्रदान किया। 62 एक बार फिर श्रेबर एचबीओ सीरीज 24/7 रोड टू द विंटर क्लासिक के लिए कथावाचक थे। उस वर्ष फिलाडेल्फिया फ्लायर्स और न्यूयॉर्क रेंजर्स ने 2012 एनएचएल विंटर क्लासिक में सिटीजन बैंक पार्क में क्लासिक में लड़ाई लड़ी। एक बार फिर श्रेबर ने 2014 में एचबीओ सीरीज के लिए 2014 एनएचएल विंटर क्लासिक के लिए वर्णन किया। किर्बी हॉवेल बैप्टिस्ट, जन्म 23 अक्टूबर 1987, एक जिन्हें 2023 से किर्बी के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। वह डाउनवर्ड डॉग 2017, किलिंग ईव 2018, व्हाई वीमेन किल 2019 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में दिखाई दी है और द सैंडमैन 2022 से 2025 और डेड बॉय डिटेक्टिव्स 2024 में डेथ ऑफ द एंडलेस के रूप में दिखाई दी है। उनकी टेलीविजन प्रस्तुतियों में लव 2016 से 2018, बैरी 2018 से 2023, द गुड प्लेस 2018 से 2020 और वेरोनिका मार्स 2019 के चौथे सीजन में आवर्ती भूमिकाएं शामिल है और एनिमेटेड सीरीज इन्फिनिटी ट्रेन 2020। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किर्बी लंदन से है और जमैका मूल की है। 3 उनकी मां कैम्डेन में कपड़ों की स्टॉल चलाती थीं। 4 किर्बी ने अन्ना शेर थिएटर से अभिनय शुरू किया। 5 आजीविका। किर्बी के अभिनय करियर में कई लघु और फीचर लंबाई वाली फिल्मों के अलावा अतिथि और आवर्ती टेलीविजन श्रृंखला भूमिकाओं में कई प्रस्तुतियां शामिल है। उनके पहले के टेलीविजन काम में आईएफसी स्केच कॉमेडी श्रृंखला कॉमेडी बैंग और शोटाइम श्रृंखला हाउस ऑफ लाइज शामिल है। वह 2017 में अल्पकालिक एबीसी श्रृंखला डाउनवर्ड डॉग में भी एक नियमित श्रृंखला थीं। 6-7 किर्बी ने 2018 में बीबीसी श्रृंखला किलिंग ईव के पहले सीजन में एलेना के रूप में अपनी भूमिका के साथ इसका अनुसरण किया। 8 एचबीओ कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला बैरी में अभिनेत्री साशा बैक्सटर के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 9 और एनबीसी श्रृंखला द गुड प्लेस के तीसरे और चौथे सीजन में न्यूरोसाइंटिस्ट सिमोन गार्नेट के रूप में दिखाई दी है। 10 स्ट्रीमिंग टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर किर्बी ने नेटफ्लिक्स सीरीज लव और हुलू के लिए वेरोनिका मार्स के चौथे सीजन में आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। 11 और सीबीएस ऑल एक्सेस सीरीज व्हाई वीमेन किल के पहले सीजन के मुख्य कलाकारों में दिखाई दीं। 12 उन्होंने 2021 में डिज्नी की क्रूला में अनीता डार्लिंग की भूमिका निभाई। मूल रूप से उनके पूरे नाम से श्रेय दिया जाता है। किर्बी को 2023 से गुमनाम रूप से श्रेय दिया जाता है। 2 हालांकि उन्हें द सैंडमैन के सीजन 2 में किर्बी हॉवेल बैप्टिस्ट के रूप में श्रेय दिया जाता है। 2013 में श्रेबर ने शोटाइम पर प्रसारित होने वाली क्राइम ड्रामा सीरीज रे डोनोवन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने इस सीरीज में लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में भी काम किया। उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 3 नामांकन और टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए 4 नामांकन प्राप्त हुए। हॉलीवुड रिपोर्टर के टिम गुडविन ने 2013 में श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए लिखा कि श्रेबर हॉलीवुड के एक फिक्सर के रूप में हर दृश्य में चुंबकीय है और उन्होंने श्रेबर और जॉन वोइट के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की। 64 श्रृंखला 7 सीजन तक चली, जो 2020 में समाप्त हुई। श्रेबर ने सुपरहीरोज ए नेवरएंडिंग बैटल 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री का वर्णन किया, जिसका प्रीमियर अक्टूबर 2013 में पीबीएस पर हुआ था। 65 2013 में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा द बटलर में लिंडन बी. जॉनसन का किरदार निभाया और जॉन टर्टुरो निर्देशित कॉमेडी फेडिंग जिगोलो में वुडी एलन और सोफिया वेरगारा के साथ दिखाई दिए। अगले वर्ष उन्होंने बॉबी फिशर ड्रामा पॉन सैक्रिफाइस 2014 में रूसी शतरंज ग्रैंडमास्टर बोरिस स्पेस्की की भूमिका माइकल कीटन, मार्क रफालो, रेचल मैकेडम्स, जॉन स्लेटरी
और स्टेनली टुकी के साथ। 66 मार्च 2018 में आइल ऑफ डॉग्स के प्रीमियर पर श्रेइबर। 2016 में उन्होंने फिल्म चक में पेशेवर मुक्केबाज चक वेपन की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित भी किया। फिल्म का प्रीमियर 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। श्रेइबर ने 2016 के पुनरुद्धार लेस लियासंस डेंजरस में जेनेट मैकटीर के साथ मैकियावेलियन प्रलोभनकर्ता विकोम्टे डी वालमोंट की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे में वापसी की। 67 यह नाटक अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक चला। वैरायटी की मर्लिन स्टासियो ने प्रोडक्शन की मिलीजुली समीक्षा की और उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा। वह एक मजबूत अभिनेता और एक आकर्षक किस्म के पुरुष है और एक तंग पोशाक और खोपड़ी को चुभने वाली विग के बावजूद उनमें एक आधुनिक मर्दांगी झलकती है जो शायद ही प्रभावहीन वालमोंट को सूट करती है। 68 उसी वर्ष श्रेइबर ने स्पोर्ट्स कॉमेडी गून लास्ट ऑफ द एनफोर्सर्स में रॉस द बॉस रिया की भूमिका निभाने के लिए वापसी की, जो 2011 की फिल्म गून का सीक्वल है जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। 2016 में उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल स्केच सीरीज ड्रंक हिस्ट्री में विक्टर लस्टिग की भूमिका निभाई। लोगान की कहानी के विकास के दौरान लिव को विक्टर क्रीड के एक्स मेन फिल्म ब्रह्मांड में लौटने की क्षमता के बारे में संपर्क किया गया था। फिल्म की रिलीज के बाद ह्यूग जैकमैन ने खुलासा किया कि स्क्रिप्ट के शुरुआती संस्करणों में चरित्र शामिल था, लेकिन अंततः अंतिम पटकथा से उस तत्व को हटा दिया गया था। 69 2017 में लिव को स्टॉर्म किंग की आवाज देने के लिए चुना गया। 70 2018 में वे वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म आइल ऑफ डॉग्स के कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसका प्रीमियर 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था, और उन्होंने एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में सुपरविलेन किंगपिन की आवाज दी थी। वर्ष 2019 में श्रेइबर ने ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसे वुडी एलन ने लिखा और निर्देशित किया था। 71 उसी वर्ष उन्होंने ह्यूमन कैपिटल में मुख्य भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। 72 2021 वर्तमान ब्रॉडवे पर वापसी। 2020 में शोटाइम ने अपने 7वें सीजन के बाद रे डोनोवन को समाप्त कर दिया। श्रृंखला के निष्कर्ष के रूप में जनवरी 2022 में रे डोनोवन की एक फिल्म रिलीज हुई। श्रेइबर ने निर्देशक डेविड हॉलैंडर के साथ पटकथा लिखी। 73 फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के साथ एक दूसरे सहयोग में वह द फ्रेंच डिस्पैच में एक अनाम टॉक शो होस्ट की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म मूल रूप से 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार विलंबित किया गया। फिल्म का प्रीमियर अंततः 12 जुलाई को कान फिल्म समारोह में हुआ और 22 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 2021 में उन्होंने एडम मैके निर्देशित व्यंग्य फिल्म डोंट लुक अप में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने एस्टेरॉयड सिटी 2023 के लिए वेस एंडरसन के साथ पुनर्मिलन किया। उसी वर्ष उन्होंने जीवनी नाटक गोल्डा में हेनरी किसिंजर की भूमिका निभाई, जिसमें हेलेन मिरेन ने गोल्डा मीर की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2023 में उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक ऐतिहासिक मिनी सीरीज ए स्मॉल लाइट में ओटो फ्रैंक की भूमिका निभाई। 2024 में श्रेइबर राउंड अबाउट थिएटर कंपनी द्वारा निर्मित और स्कॉट एलिस द्वारा निर्देशित जॉन पैट्रिक शैनली के डाउट के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे में लौट आए। 74 शुरुआत में श्रेइबर को सिस्टर एलोयसियस ब्यूवियर के रूप में टाइन डेली के विपरीत फादर फ्लिन की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था। व्यक्तिगत जीवन विवाह और रिश्ते नाओमी वॉट्स और श्रेइबर 2012 में श्रेइबर ब्रिटिश अभिनेत्री नाओमी वाट्स, जिनके साथ वह द पेंटेड वेल में दिखाई दिए थे, के साथ रिश्ते में थे। 76 उनके 2 बच्चे हैं। 77 78 79 26 सितंबर 2016 को श्रेइबर और वाट्स 11 साल साथ रहने के बाद अलग हो गए। 80
श्रेइबर 2017 से टेलर नीसेन के साथ रिश्ते में है। उन्होंने जुलाई 2023 में शादी की और उनकी बेटी का जन्म अगस्त 2023 में हुआ। 82 श्रेइबर न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन में नोहो में एक लॉफ्ट अपार्टमेंट में रह चुके हैं, जिसे आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट में दिखाया गया था। 6 जुलाई 2022 को लिव श्रेइबर चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में यूक्रेन के लिए धन उगाहने वाले मंच यूनाइटेड 24 के राजदूत बने। 84 राष्ट्रपति की वेबसाइट पर प्रकाशित एक संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि अभिनेता द्वारा स्थापित ब्लूचेक यूक्रेन ने खार्किव, नीपर, चेरनिहिव और ओडेसा क्षेत्रों के बोर्डिंग स्कूलों और अनाथालयों से 20,000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता और निकासी के कार्यक्रमों को वित्तपोषित किया है। उन्होंने किडसेफ नामक एक संगठन के साथ भी साझेदारी की है, जिसने यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से 10,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को बचाया है। 85 16 अगस्त 2022 को श्रेइबर और एक अन्य राजदूत, प्रसिद्ध यूक्रेनी फुटबॉलर एंड्री शेवचेंको, कीव गए और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत की। श्रेइबर और शेवचेंको ने बुचा और बोरोडियनका का भी दौरा किया, जो रूसी बमबारी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। 86 श्रेइबर ने 700 से अधिक अन्य अभिनेताओं और मनोरंजन उद्योग के लोगों के साथ मिलकर गाजा में इजरायल-हमास युद्ध में इजरायल रक्षा बलों का समर्थन करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे इजरायल समर्थक संगठन क्रिएटिव कम्युनिटी फॉर पीस द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर ले तो 14 अक्टूबर 2025 को इसे रिलीज़ किया जाएगा। और बाकी इसका टीजर ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा। और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।